दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नींव है ऑर्गेनिक की, इस नींव को मत हिला देना तुम। लेकिन आधे बच्चे कर चुके हैं काम। And when I sit for 3 to 4 hours, मेरे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो हाउ कैन आई इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस? मतलब जितना टाइम मैं दे रही हूँ उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी होने चाहिए। अटेम्प्ट होते हैं लेकिन जितना टाइम मैं दे रही हूँ उन क्वेश्चंस को उतना रिक्वायर्ड नहीं होता है। इनके आप नोट्स पढ़ जाओ, क्वेश्चंस कर जाओ, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। इसमें कुछ नया नहीं बनता, इसमें नया बना ही नहीं सकता। मैम कुछ चैप्टर्स होते हैं तो उनमें क्वेश्चंस भी अच्छे खासे कर लिए हैं, पीवाईक्यू भी कर लिए हैं, पर मैम कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये चैप्टर हो गया है। नहीं आता है तो नहीं पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मेहनत ज़्यादा लेगा और आउटपुट इतना नहीं है। कुछ नेम रिएक्शन होती हैं, तो नेम रिएक्शन याद ज़्यादा लंबे समय तक याद रखने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए मैम को ये बायोमोलिकुलर चैप्टर तो एकदम एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं मैम, उसमें समझ में नहीं आता एनसीईआरटी में पढ़े कैसे कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। लेकिन बायोमोलिक्यूल से सवाल आता है। जब हम देखेंगे ना वेटेज ऑफ चैप्टर, तो वहाँ बायोमोलिक्यूल से 130 के अराउंड क्वेश्चंस पिछले 10 या 11 साल में पूछे गए हैं। मैम जैसे हम पढ़ाई करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं और हमारे नंबर एक टाइम के बाद जाके स्टक हो जाते हैं, जैसे हमारे 130 से 140 नंबर आ रहे हैं, फिर उसको कैसे बढ़ाएं? ये वो लिस्ट है जो आपको पढ़नी है, ये पढ़कर ही जाने हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? छुट्टियां कैसी गई? तो बैकलॉग कंप्लीट हो गया कि बस ऐसे ही बैकलॉग अभी भी चल रहा है? बैकलॉग तो हाँ, बैकलॉग तो बैकलॉग ही रहेगा ना, वो कैसे कंप्लीट हो जाएगा, है ना? तो ऐसे दिल में धक धक हो रहा है कि जेई पास आ रहा है ना अभी धीरे धीरे। कितना टाइम बचा है जेई में? 70 डेज। अच्छा, आवर्स वगैरह तो नहीं गिन रखे तुमने? गिन रखे? देखो नवनीत ने गिन रखे 16 आवर्स, है ना? तो जैसे जैसे अब जेई पास आ रहा है तो ऑफ कोर्स ही बात है हमारा एंजाइटी लेवल भी इंक्रीज कर रहा होगा, स्ट्रेस लेवल भी इंक्रीज कर रहा होगा, और हमें ऐसा भी लग रहा होगा कि यार अब क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कैसे रिवीजन करें, टेस्ट कैसे देने भी चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत बच्चे तो अभी ये भी सोच रहे होंगे यार टेस्ट छोड़ के ना 3 घंटे पढ़ लेता हूँ, है ना? सोच रहे होंगे ना, बहुत सारे कर रहे हैं, बहुत सारे तो सोच क्या रहे हैं। तो इसी चीज के लिए आज हम ये सेशन रख रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि अभी हमें 2 महीने कैसे पढ़ना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर्स केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हैं, किस चैप्टर का कितना ज़्यादा वेटेज है, वो सब हम चेक करेंगे आज, और उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे कि कैसे हमें केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल अबव स्कोर करना है। ले आओगे ना 99 परसेंटाइल अबव? अरे वाह, कितने प्यारे बच्चे हैं, 99 परसेंटाइल अबव लाएंगे सबके सब। किसी ने 100 परसेंटाइल भी सोच रखा है क्या? yes, कितने लोगों ने सोच रखा है? सोचने में क्या जाता है, सोच तो सकते ही है ना, बिल्कुल सोच सकते हैं। तो देखो अभी अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, अभी हमारे पास जैसे कि 60 to 70 डेज हैं, तो सबसे पहला काम आपको दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट करना है। अब सिलेबस कंप्लीशन का मतलब ये नहीं है कि तुम ये सोच रहे हो कि अगर मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर उठाया है तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे सवाल लगा डालूं, सब कुछ कर लूं, उसमें मतलब ऐसे परफेक्शन हासिल कर लूं। पीएचडी थोड़ी ना करनी है, जेई का पेपर क्लियर करना है, तो जेई जैसे क्वेश्चन पूछता है हमें वैसे ही तैयारी करनी है। तो अगर मैं मेंस की बात करूं ना, तो मेंस सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है केमिस्ट्री में। तो हम कोशिश करें कि सिलेबस हर चैप्टर कंप्लीट करके जाएं, बट परफेक्शन के साथ नहीं, सिर्फ उतना जितना जेई मेन पूछता है। जैसे अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नास्ट इक्वेशन से सवाल आता है। अब नास्ट इक्वेशन से अगर सवाल आता है तो हम सिर्फ उसका फॉर्मूला याद कर जाएं, उसको अप्लाई करना सीख जाएं। अब उसमें तुम बोलो मैम हम तो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट वाला भी पार्ट करके जाएंगे, डेरिवेशन करके जाएंगे। अरे वो पूछता ही नहीं है, जब वो पूछेगा नहीं तुम क्या अपनी तरफ से लिखाओगे क्या कि सब्जेक्टिव पेपर है, क्वेश्चन कुछ भी पूछे मैं तो आंसर लिखाऊंगा, मार्क्स तो मिल ही जाएंगे 1-2? ऐसा नहीं होता ना। तो कोशिश करें कि जो चीज रिलेवेंट है हम वही पढ़कर जाएं। तो जैसे मान लो हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर छोड़ जाते हैं कि यार याद कौन करेगा, अब याद वाला काम हम जेई वाले थोड़ी ना करेंगे, लेकिन बायोमोलिक्यूल से सवाल आता है। जब हम देखेंगे ना वेटेज ऑफ चैप्टर, तो वहाँ बायोमोलिक्यूल से 130 के अराउंड क्वेश्चंस पिछले 10 या 11 साल में पूछे गए हैं। तो हमें बायोमोलिक्यूल एनसीईआरटी से पढ़ना जरूरी है, ठीक है?
तो इसीलिए चैप्टर छोड़ेंगे कोई नहीं, पढ़ के सारे जाएंगे और उनके जेईई मेन के पीवाईक्यू जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पहला पॉइंट यही लिखा है कि हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे बाय दिसंबर एंड। देखो तुम्हारे लिए ये दिसंबर एंड है क्योंकि आप लोग ड्रॉपर बैच हो। अगर 12th वालों की बात करें तो उनका बहुत जल्दी सिलेबस हो जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक हो जाता है। तो उनके लिए ऐसा है कि वो तब से ही मतलब फर्स्ट वीक में सिलेबस कंप्लीट करके फिर अपना रिवीजन स्टार्ट कर दें। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है परफेक्शन अवॉइड करें। ऑफ कोर्स ही बात है, मैंने बोला जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नास्ट पूछता है, अब तुमने मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने के चक्कर में लिक्विड सोल्यूशन छोड़ ही दिया, और लिक्विड सोल्यूशन से तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर के सवाल आते हैं, डायरेक्ट सवाल आता है। अच्छा, बॉन्ड ऑफ फैक्टर का कोई बताएगा क्या फॉर्मूला? वेरी गुड, मोनीश ने जवाब दिया है डिसोसिएशन का। तो अपने पास बॉन्ड ऑफ फैक्टर के फॉर्मूले भी याद करना जरूरी है। क्लियर है, दोनों पॉइंट समझ आए कि हमें क्या क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है और परफेक्शन अवॉइड करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है बेसिक लेवल, वही कंप्लीट करें बेसिक लेवल ऑफ चैप्टर। अब सवाल आता है कि मैम ये तो हम कर लेंगे, लेकिन हम कितने घंटे पढ़ें? जैसे आज मोटिवेशन सेशन चल रहा है, आज हो सकता है तुम मोटिवेट होके ना जाके सोचो मैं तो 15 घंटे पढ़ूंगा, 16 घंटे। अब से तो 3 घंटे ही सोएंगे आज से तो, और पूरे 2 महीने जब तक पेपर चलेगा ना 3-4 घंटे सोकर ही निकालेंगे। लेकिन क्या ये फिजिबल है? इसका डेल्टा जी पॉजिटिव है, ये रिएक्शन नॉन फिजिबल है, ठीक है। तो अपने पास ये चीज़ नहीं करेंगे क्योंकि देखो उससे मेंटल हेल्थ पे भी स्ट्रेस पड़ता है, फिजिकल हेल्थ पे भी स्ट्रेस पड़ता है। हम कोशिश करें कि वही प्लान बनाएं जो हमारे लिए फिजिबल हो, प्रैक्टिकल प्लान बनाएं। और वो प्रैक्टिकल प्लान आपके लिए क्या होगा कि हम 10 से 12 घंटे पढ़ें। तुम लोगों को ये भी ज्यादा लग रहे होंगे ना? अरे वाह, तो 10 से 12 घंटे पढ़ना चाहिए। अभी आपके पास टाइम है, अभी से शुरुआत कर दो कि हम 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं। अब इस 10 से 12 घंटे को आप डिवाइड कर सकते हो कि अगर मैं देखूं 3 घंटे मैंने थ्योरी रिवीजन में लगा लिया, या नोट्स कंप्लीट कर रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, 3 आवर मैंने प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चंस की, और जो रेस्ट बच गया, मान लो अपने पास 3 आवर्स बच गए, इसमें हमने पुराना रिवाइज कर लिया। क्लियर? जैसे आपका जो चैप्टर चल रहा है, मान लो कोई भी चैप्टर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में चल रहा है, मैं केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो केमिस्ट्री में कोई चैप्टर चल रहा है, लेट्स से ऑर्गेनिक चल रही है, तो ऑर्गेनिक का आपने वो चैप्टर के नोट्स बनाए, वो रिवाइज कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, और फिर जो पिछला है जो आपके टेस्ट में आना है, जैसे संडे को टेस्ट है तो संडे को अगर टेस्ट है तो आपके कुछ चैप्टर आने होंगे, तो वो चैप्टर का रिवीजन करें, प्लान बनाएं कि मुझे ये वाला चैप्टर आज रिवाइज करना है, ये वाला आज करना है, कल करना है, वो परसों करना है। अब इसमें ये नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री के लिए लिखा है, 12 घंटे केमिस्ट्री को नहीं देने, सबके लिए बात हो रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, कि आप 1 घंटा एक को दे रहे हो, 1 घंटा जिसका जो कम है। जैसे मान लो किसी का मैथ्स वीक है तो मैथ्स में थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो, किसी का केमिस्ट्री वीक है तो केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम दे दो। क्लियर है ये चीज? इतना समझ आ गया? अब बात आती है कि मैंने 3-3 घंटे के स्लॉट ही क्यों बोले। देखो तुम लोग क्लास में 1.5 घंटा नहीं बैठ पाते हो, 1.5 घंटे में तुम 5 बार उठकर बाहर चले जाते हो कि घूम आते हैं, चलो ऐसे ही, है ना? तो 3 घंटे पेपर में कैसे बैठोगे? तो वो 3 घंटे पेपर में बैठना भी तो सीखना है ना, तो उसके लिए अभी से हैबिचुअल हो जाओ, अभी से 3-3 घंटे के स्लॉट बनाओ कि मुझे 3 घंटे बैठ के क्वेश्चंस करने ही हैं। 3 घंटे 10 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट, जैसे भी सही लगे, थोड़ा 10-15 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है। क्वेश्चंस लो कि 60 क्वेश्चन करने हैं, 70 क्वेश्चन करने हैं, 20 क्वेश्चन फिजिक्स के ले लिए, 20 केमिस्ट्री के ले लिए, 20 मैथ्स के ले लिए, और वो पूरा 3 घंटे प्रॉपर बैठकर चेयर टेबल पर उन क्वेश्चन को सॉल्व करो, ताकि 2 महीने में तुम हैबिचुअल हो जाओ कि मुझे 3 घंटे बैठना आ गया। ये भी एक कला होती है, हर किसी में नहीं होती, है ना? तुम लोग 1.5 घंटे में ही परेशान हो जाते हो। घर पे भी तुम जब पढ़ते होगे ना, वैसे यहीं पढ़ते होगे, तो 1 घंटा थोड़ी देर पढ़ लिया, उस दोस्त को कुछ बोल दिया, उस दोस्त से लड़ाई कर ली, है ना? थोड़ी देर पानी पीने चला जाता हूँ, थोड़ी देर नीचे घूम के ही देखाता हूँ क्या चल रहा है, तो ऐसा चलता है ना?
तो कोशिश करें कि हम वो 3 घंटे अच्छे से बैठें। बात समझ आ रही है? क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो अपना 10 से 12 घंटे का रोज शेड्यूल बनाएं, रात को प्रॉपर नींद ले, प्रॉपर 5-6 घंटे सो अच्छे से। ये नहीं कि हाँ चलो अब ना पढ़ लिए 12 घंटे, अब इंस्टा रील्स चला लेता हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स ही देख लेता हूँ, है ना। तुम लोग तो वीडियो गेम वगैरह भी चलता है, 15 मिनट का ब्रेक मिल रहा है तो चलो वीडियो गेम ही खेल लेते हैं। बेटा वो एक आदत है, तुम 15 मिनट सोच के चलाओगे ना, 15 से कब 1 घंटा हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। होता होगा ना तुम्हारे साथ? हाँ हाँ, जीता जाता प्रूफ हो तुम इस चीज़ का कि अपना अगर मान लो रील चलाई कि चलो 2-3 रील ही देख लेते हैं, कब वो पूरे दिन में कन्वर्ट होगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और तुम ये सोचोगे कि आज तो चलो एक दिन तो हम सो गए हैं, एक दिन तो चलता है, कल से पढ़ना शुरू कर देंगे, कल फिर वही सेम शेड्यूल चलेगा। बात समझ आ रही है? तो अपन क्या करेंगे, अपना शेड्यूल प्रैक्टिकली बनाएंगे। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी। जैसे मैंने अभी बात की कि अपन लोग 15 घंटे 16 घंटे आज तो पढ़ लिए, क्या रोज पढ़ पाएंगे? आज पढ़ लिए, कल पढ़ लिए, परसों से बंद कर दोगे तुम पढ़ना, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं है हमारी पढ़ाई में, तभी हमारे मार्क्स नहीं आ पाते। आप ये बोलते हो कि मैम एक दिन तो पढ़ लिए, दूसरे दिन भी पढ़ लिए, अब 2 दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो ना पढ़े तो काम चल जाएगा क्या? बेटा जेई दे रहे हो, जेई बहुत ऐसे इंडिया का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, ठीक है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए आपको कोशिश करनी है कि हम रेगुलर पढ़ें। 3-4 घंटे पढ़ लो, जिस दिन मन नहीं कर रहा 5 घंटे पढ़ लो, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम पूरा दिन ही कुछ नहीं पढ़ रहे, वो चीज़ गलत है। जैसे कि अभी हमने किया होगा छुट्टियों में बहुत, है ना, किसी किसी दिन अगर त्योहार है तो आज तो त्योहार है, आज नहीं पढ़ेंगे तो चलता है, चीटिंग टाइप है वो, है ना। तो कोशिश करें ऐसा ना करें, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, है ना। फिर बाद में देखोगे ना, जब चिड़िया दाना चुग जाएगी तो कुछ नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा है? क्लियर? नेक्स्ट सवाल आता है कि हम लोग ये पूछते हैं कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वो सवाल है जो तुम पूछते हो रेगुलर डे में कि ये चीज करे कि नहीं करे। एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है? एनसीईआरटी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो पढ़कर जानी ही जानी है, और मेनली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। एक एक लाइन पढ़नी है, इसके जो सवाल दिए हुए हैं, टेक्स्ट एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वो सब करने हैं। हमने बहुत बड़ी बड़ी किताबें खरीद कर रखी हैं घर में जचाकर कि हम जेई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो फिर यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं हम? यहाँ हम लोगों ने जो हमने पढ़ी हुई है हम आपको पढ़ा रहे हैं ना। तो कोशिश करें कि जितनी भी आप बुक्स पढ़ते हैं वो ना करें। जो भी किताबें आप, बड़ी बड़ी किताबें आपने ले रखी हैं, वो किताबों का कोई यूज आपके जीवन में अभी नहीं है। बाद में कभी यूज करनी होगी तो कर लेना, अभी नहीं है। अभी आपके जीवन में सिर्फ इसका ही यूज है, इसे ही पढ़ो सुबह शाम। डॉक्टर बोलता है ना दवाई खाओ सुबह शाम, वैसे ही सुबह एक पेज सुबह पढ़ लिया, एक पेज शाम को पढ़ लिया, ऐसे पढ़ लो। पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा चैप्टर समझ भी नहीं आएगा तुम्हारे। एक बार में पूरा चैप्टर पढ़ना एनसीईआरटी में थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा। तो कोशिश करो पर पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज, जितना आप पढ़ पाओ उतना पढ़ो ताकि समझ आ जाए। D&F ब्लॉक आप पूछते हो, कैसे पढ़ें, कैसे याद करें, ये तो हमें आता ही नहीं है। और ये तो पढ़ना ही नहीं है, ये तो छोड़ के जाएंगे हम। पहले से सोच के बैठे हुए हैं कि ये चैप्टर तो छोड़ के ही जाएंगे। नहीं भाई, करके जाओ, बट एनसीईआरटी से करके जाओ, एनसीईआरटी से करके जाओ, लाइन बाय लाइन पढ़ के जाओ इसकी, ठीक है। लाइन बाय लाइन से ही मेंस में सवाल आता है, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लो, वहीं से सवाल पूछता है, ठीक है। ऐसे ही पी ब्लॉक या एस ब्लॉक, अभी तो मेंस में से हट गया ये, अभी तो हट गया, एस ब्लॉक हट गया, पी ब्लॉक का सिलेबस कम हो गया है, लेकिन जितना भी है उतना भी हम कहाँ से पढ़ेंगे? एनसीईआरटी से। क्लियर इतना? तो एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऑर्गेनिक में भी हम ये पूछते हैं कि ऑर्गेनिक के लिए इंपॉर्टेंट है क्या?
ऑर्गेनिक में तो आपने इतनी सारी रिएक्शंस पढ़ाई है, आपने एल्डोल भी पढ़ाई है, क्लेजन भी पढ़ाई है, आगे टिशनक्यू रिएक्शन भी होती है, एक्सोवरस्की भी होती है, लेकिन ये तो एनसीईआरटी लिखता ही नहीं है, मेंस पूछता भी नहीं है। मेंस एल्डोल के अनुसार तक सीमित रहता है। तो अपन लोग एनसीईआरटी में जो जो ऐसे हेडिंग में लिखा हुआ है ना, उसको डिटेल में पढ़ लो। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ एनसीईआरटी से ही पढ़ो, डिटेल नोट्स मत पढ़ो। आप नोट्स पढ़ो, लेकिन साथ में हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी में जो हेडिंग में लाइंस लिखी हुई हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब बात आती है, अगर आप ध्यान दो ना, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कुछ किया हो, तो अगर पेपर को हम देखें तो पेपर में इजी क्वेश्चंस 60% के अराउंड आते हैं। केमिस्ट्री की बात हो रही है। इजी क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन का मतलब है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कि आपने क्वेश्चन को देखा, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। हमारे पास मॉडरेट आता है 20% के अराउंड। अब केमिस्ट्री में मॉडरेट का मतलब क्या है? केमिस्ट्री में मॉडरेट का मतलब है बेटा कि अपन लोगों ने एक से ज्यादा कंसेप्ट लग गया, फॉर्मूला थोड़ा सा टफ लग गया या कैलकुलेटिव हो गया थोड़ा सा, उतना ही मॉडरेट होता है। केमिस्ट्री में ज्यादा मॉडरेट होता नहीं है। और टफ में क्या आ जाएगा? हाँ, फिजिकल में कैलकुलेशन ज्यादा टफ आ गई, ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म से क्वेश्चन आ गया। कभी कभी आता है 10% आता है, बहुत कम पोर्शन रहता है, और कभी कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं। अब अगर मान लो किसी के अभी रिसेंट 100-120 कुछ मार्क्स आ रहे हैं मेंस में, मॉक टेस्ट में, अब ऐसा तो नहीं है कि ना 100-120 से डायरेक्ट 300 पे पहुंच जाएंगे, हम धीरे धीरे करके ही पहुंचेंगे ना। तो उसमें हमें कुछ छोड़ने भी हैं और कुछ करने भी हैं। तो आप इजी और मॉडरेट को टारगेट करो, टफ को छोड़ दो फिलहाल के लिए, टफ हमें करने की जरूरत नहीं। क्लियर है ये चीज? आगे चले। अब बात आती है कि मैम इजी, मॉडरेट और टफ का हमें कैसे पता चलेगा? इजी, मॉडरेट, टफ के लिए ही तो आज ये सेशन रखा है। हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन सा चैप्टर कितना वेटेज में आता है, कौन सा चैप्टर कितना इजी है और कितना ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है ये? अवॉइड सोशल। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है तुम ऐसा पढ़ते होगे, सोशल मीडिया इज मस्ट, दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सिलेक्शन। यस मैम, नालायको। तो ये ऐसा नहीं है। ठीक है। अवॉइड सोशल मीडिया, इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। ऊपर है जेई मेन PYQ प्रैक्टिस, ये करना ही है अपने को, जितना आप कर सकते हो। मान लो किसी ने अभी तक स्टार्ट ही नहीं करा, तो पहले आप शुरुआत से लास्ट 5 ईयर्स के करो। कोई भी बुक ले लो, लास्ट 5 ईयर्स के हम लोग क्या करेंगे, पहले 2019 से 24 तक के सारे PYQs लगाओ चैप्टर वाइज। क्योंकि अगर आप देखो केमिस्ट्री में सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पैटर्न सेम रहता है क्वेश्चंस का, बस वो डिजिट वगैरह चेंज कर देता है। तो कोशिश करें कि हम पिछले 5 साल के PYQs लगाएं। अब कोई बोलेगा कि हमने ये कर लिया, तो अगर ये कर लिया तो और आगे के लगा लो, उससे लास्ट 5 ईयर्स के लगा लो, और ऐसे चलते जाओ। क्लियर? ठीक है। अब सवाल उठता है कि मैम चैप्टर तो बता दो, कितनी देर से वही बात हो रही है ना कि हम चैप्टर डिस्कशन करेंगे। तो जरा हम लोग एनालिसिस देखते हैं चैप्टर्स का, जो लास्ट 10 से 11 सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये चैप्टर एनालिसिस कौन से उसका है पेपर का? जेई मेंस। एडवांस नहीं है ये, सिर्फ मेंस। मेंस पार करोगे तभी तो एडवांस तक पहुंचोगे। तो देखो, अपने पास सबसे पहला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और इसका ये नहीं तुम डिटेल में पढ़ो, तुम ये बोलोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो बहुत टफ है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टफ नहीं है, ये इजी में आता है, इजी क्वेश्चंस आते हैं। आप इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ के जाओ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में CFT और CFSC ये पढ़ के जाओ। उसके अलावा इधर उधर ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। मान लो किसी ने नहीं पढ़ा है, अब किसी के आई 200-250 मार्क्स रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो वो जैसे पढ़ रहे हैं वो पढ़ता रहे। लेकिन अगर किसी के 100 मार्क्स आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, तो उसको कैसे इंक्रीज करना है उसकी बात कर रहे हैं।
तो ये वो चैप्टर है जो इजी भी पढ़ेगा और जिससे सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, और ये आएगा ही आएगा। मतलब CFSC CFT पढ़ के जाएंगे तो इससे सवाल आता ही है शिफ्ट में। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर है, मतलब ये तो मैंने कितनी बार क्लास में बोला है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नींव है ऑर्गेनिक की, इस नींव को मत हिला देना तुम, लेकिन आधे बच्चे कर चुके हैं काम, ठीक है, वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भूल चुके हैं। GOC में भी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एरोमेटिसिटी, ये तीनों चीजें बहुत इजी हैं। इनके आप नोट्स पढ़ जाओ, क्वेश्चंस कर जाओ, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। इसमें कुछ नया नहीं बनता, इसमें नया बना ही नहीं सकता, जो है वो है बस, ठीक है। तो फिर है GOC। P ब्लॉक पहले ज्यादा पूछा जाता था, बट अब नहीं आएगा P ब्लॉक, क्योंकि अब अपने पास घट गया, इसका सिलेबस डिक्रीज हो गया, ये हटा दिया है, तो अब P ब्लॉक इतना नहीं आएगा। फिर है केमिकल बॉन्डिंग तो है ही, मतलब पूरा केमिस्ट्री ही इस पे टिका हुआ है, ये नहीं आता तो केमिस्ट्री ही नहीं आएगा। तो केमिकल बॉन्डिंग में भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड VAC-PR PYQ लगाए होंगे ना इसके? तो उसमें आया होगा ना हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री। तो अच्छा याद आ रहा है, भूल गया था मैं, हाँ। तो इससे भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें भी ना सिर्फ कार्बोक्सिलिक, नाम ही काफी है। नहीं, एल्डिहाइड कीटोन को एक बार साइड में भी रख सकते हैं कि टफ पड़ता है, ये चैप्टर टफ पड़ता है, इससे ना अगर मैकेनिज्म से सवाल बन जाता है तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड की डायरेक्ट रिएक्शन आती है जो कि आपको अभी पढ़नी होंगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उससे सवाल अच्छे खासे बनते हैं, साथ में अमीन्स लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस। फिर उसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन आपको बता चुके हैं वॉन हाफ फैक्टर से। हाइड्रोकार्बन की NCERT रिएक्शंस, सारी रिएक्शन एज इट इज रट जाओ, हाइड्रोकार्बन की डायरेक्ट रिएक्शन आती है, ठीक है। बता चुके हैं नर्स इक्वेशन, स्टार्ट ही उससे किया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अब इस ये नहीं है कि आपने तो सारे चैप्टर लिख दिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं, अभी बताएंगे कि कौन कौन सा इजी है जो ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। मोल कंसेप्ट में सिर्फ स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, अगर एक टॉफी 5 रुपए की आती है तो 2 कितने की आएंगी? 10 रुपए की। ऐसे ही सवाल आते हैं, 1 मोल में Na एटम्स है तो 2 मोल में, अब बहुत लोग ऐसे देख रहे हैं, ऐसे तो नहीं आते, मतलब ऐसे टाइप में ही आते हैं, POEC वगैरह से नहीं आता, POEC वगैरह से नहीं आता, मोलारिटी मोल फ्रैक्शन, इनके आसान सवाल आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एटॉमिक, लेकिन ये हमें आता नहीं, बहुत अच्छे से आता है। अच्छा अभी करा है क्या? क्वांटम नंबर से ज्यादा सवाल आएंगे, और सेकंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आना ही चाहिए। देखो मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये उन बच्चों के लिए जो ये सोचते हैं कि मैं पूरा चैप्टर छोड़ जाऊं, उनके लिए बता रहे हैं कि ये टॉपिक पढ़ जाओ, इसमें तुम्हारा इंक्रीज कर जाएगा मार्क्स, ठीक है। क्वांटम नंबर, सेकंड पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बायोमोलिक्यूल्स NCERT, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते तुम लोग, है ना, जो है वो है, पॉलीसेकेराइड्स हैं तो हैं, लेकिन वही हमसे याद नहीं होते। अच्छा मैं करा दूं क्या? अभी रुक जाओ, तुम्हारे भी क्वेश्चंस लेंगे, शांति रखो थोड़ी सी। केमिकल काइनेटिक्स से कहां से आएंगे सवाल? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ, इसकी जो भी इक्वेशंस बनती हैं, ग्राफ बनते हैं। अरे तुम्हें तो सब पता है। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री कितने लोगों को नहीं आता? या आता है? पूछना चाहिए था वैसे तो। थर्मोडायनामिक थर्मोकेमिस्ट्री छोड़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स थर्मोकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता, बट बहुत टफ पड़ता है, इसलिए इसको लीव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हेलो अल्केन, हेलो अरीन, ये सिलेबस में नहीं है, IUPAC से एक सवाल कभी बन जाता है,
अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो नहीं पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मेहनत ज़्यादा लेगा और आउटपुट इतना नहीं है। आपको ये देखना है इनपुट कम कहाँ है और आउटपुट ज़्यादा कहाँ मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अच्छा ये तो मतलब ये चैप्टर्स हैं अपने पास जो बहुत कम पूछे जाते हैं। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, प्रायोरिटी लिस्ट। ये वो लिस्ट है जो आपको पढ़नी है, ये पढ़कर ही जाने हैं। जितने भी चैप्टर हमने डिस्कस किए हैं उनमें मैंने जो जो टॉपिक बताए हैं वो सारे टॉपिक हमें पढ़ के जाने हैं। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में VAC PR MOT, कोऑर्डिनेशन में CFT CFSC, लिक्विड सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर्स एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नास इक्वेशन, फेराडे लॉ से भी आते हैं सवाल, ठीक है। फिर उसके बाद D&F ब्लॉक NCERT की रिएक्शन, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ NCERT में से। लिख रहे हो क्या तुम लोग? GOC में क्या पढ़ना है? एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिसिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, अमीन्स की सारी रिएक्शन। जब आप अमीन्स के PYQ करोगे सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अमीन्स में, तो अमीन्स कंप्लीट। और लास्ट हाइड्रो, ये वो चैप्टर मैंने बताए हैं जो इजी हैं और जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो भी बच गया ना वो सब पड़ेगा अपने पास टफ में, या उनसे बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहले आप अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट करो, फिर उसके बाद दूसरे चैप्टर्स में इन्वेस्ट करना। क्लियर है इतना? इतना समझ आ गया? तो जैसे अब क्लास हम लोग ले लेते हैं, फिर बोलते हैं आप क्वेश्चंस पूछो, तो अब आपकी बारी है क्वेश्चंस पूछने की। जो भी बच्चा चाहता है कि क्वेश्चन मुझे पूछना है, ज़रा हैंड रेज करके सवाल पूछेंगे। अच्छा, एक और चीज़, कोशिश करें, अभी मौसम चेंज हो रहा है, हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग 5-10 दिन, अगर मान लो 5 दिन के लिए बीमार हुए, 2 दिन के लिए भी बीमार हुए, तो वो हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप बचकर रहें। मैम जैसे कुछ नेम रिएक्शन होती हैं, तो नेम रिएक्शन ज़्यादा लंबे समय तक याद रखने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए क्या करना है? एक क्वेश्चन पूछा है कि नेम रिएक्शन लंबे समय तक याद रखने के लिए क्या करें। बैठो, देखो हमारे पास, जैसे अगर हम बात करें अपने पास नेम रिएक्शन है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन है, या ये तो मैकेनिज्म रिएक्शन है, तो इसको तो मैकेनिज्म के साथ याद रखना ही पड़ता है। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो हमें बिना मैकेनिज्म के लिए सिर्फ सबस्ट्रेट, रिएजेंट और प्रोडक्ट याद रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमार्क्यूरेशन, डीमार्क्यूरेशन, ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं। तो हम इस केस में क्या करेंगे, आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। मतलब शॉर्ट नोट्स वैसे तो ज़्यादा बोलते नहीं है बनाने के लिए, बट यहाँ बनाओ, और वो शॉर्ट नोट्स बनाओ A3 शीट पे। A3 शीट आती है, ठीक है, उसका वो थोड़ा A4 से बड़ी रहेगी और चार्ट से छोटी रहेगी। तो आप उस A3 शीट पे पूरा प्रॉपर जो भी आपको, जैसे मान लो एल्कोहल पढ़ा है या अल्कीन पढ़ा है, अल्कीन की जो भी रिएक्शंस हैं वो सारी उस पर लिखो। ऐसा नहीं है कि अब शॉर्ट नोट्स के नाम पे तुमने सब इंपॉर्टेंट बोल के सब लिख लिया उसमें, ऐसा नहीं है। जैसे अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमने लिखा ये रिएक्शन ये है, इसका सबस्ट्रेट ये यूज होगा, रिएजेंट यहाँ लिख लो और प्रोडक्ट लिख लो। अब जरा बताना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कौन सा एडिशन फॉलो करती है? एंटी मार्कोनी, है ना, वो लिख लिया। मतलब पॉइंट्स में लिखो, बहुत छोटा छोटा पॉइंट्स में लिखो। वो रिएक्शन हमारे पास इतने पोर्शन में ही कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। और उसको रिपीट पढ़ो। जैसे मान लो आप रात को सो रहे हैं, आप रात को सोने से पहले 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले वो पेज उठाओ और उस पेज में जो जो चीज़ें लिखी हैं उसको एक बार पढ़ डालो। धीरे धीरे करके याद होना स्टार्ट हो जाएगी। ये आपको करना ही पड़ेगा। आप ये सोचो कि पेपर से एक दिन पहले कोई मैजिकल पोशन मिल जाएगा, हम पिएंगे या कोई खाएंगे तो हम लोगों को याद हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, जब जाके याद होगा। क्लियर? Ma'am, this is a very general problem which I face. Even when I sit for 3 to 4 hours, मेरे जो number of questions होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो how can I increase the number of questions?
मतलब जितना टाइम मैं दे रही हूँ उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी होने चाहिए। तो ये चीज़ आपके लिए केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, फिजिक्स मैम में ओवरऑल ओवरऑल सब जगह प्रॉब्लम आ रही है? तो आपसे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं या आप मैम उसको अटेम्प्ट होते हैं, लेकिन जितना टाइम मैं दे रही हूँ उन क्वेश्चंस को उतना रिक्वायर्ड नहीं होता है, ओके तो ठीक है। दैट्स द प्रॉब्लम। तो देखो, अगर क्वेश्चन अटेम्प्टिंग में प्रॉब्लम आ रहा है ना बेटा, तो पहले तो हमें थियोरी कंप्लीट पढ़ी होनी ज़रूरी है। आपने थियोरी पढ़ ली, अब आपने ये सोचा कि मैं तो नोट्स खोलूंगी नहीं और मैं क्वेश्चन करने की कोशिश करूं। ऐसा मत करो। आप नोट्स पास लेके बैठो, क्वेश्चन आपने देखा, आपने 2 मिनट 3 मिनट उसे ऑब्जर्व करा, नहीं हो पा रहा है 4 मिनट भी दे दिए। अब आप क्या करो, हो सकता है नोट्स में वैसा क्वेश्चन कराया हो, क्योंकि इतना आइडिया आपको लग जाएगा कि नोट्स में ऐसा ऐसा क्वेश्चन कराया है क्या। तो नोट्स में वो क्वेश्चन चेक करो या नोट्स में थ्योरी चेक करो कि कौन सा फॉर्मूला या कौन सा कंसेप्ट इसका लगेगा, और वो कंसेप्ट उस पर अप्लाई करो ताकि वो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाए। आपको किसी भी क्वेश्चन में 4 to 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मतलब ये तो मैंने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया है, ठीक है। मैथ्स फिजिक्स के लिए चलता आता है 4 to 5 मिनट्स, बट केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए तो बहुत टाइम कम लगता है। तो कोशिश करें, अगर इतना टाइम एक क्वेश्चन को दे चुके हैं तो फिर स्किप करके आगे बढ़ जाएं, उसको डाउट की फॉर्म में फिर पूछ लें, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। जैसे कि मैम 60 to 70% सिलेबस हो चुका है, तो अब रिवीजन कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मैनेजिंग में, और किस टाइप के सवाल लगाएं, जैसे कि PYQ है, मॉड्यूल है, तो फिलहाल कैसे इसको समझें? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे फेस कर रहे होंगे कि हमारे पास कौन सा मटेरियल इस टाइम पे हम लगाएं। जो दो महीने रहते हैं, इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि मॉड्यूल भी रिवाइज कर ले, PYQs भी लगा ले, है ना। और किसी दोस्त ने बता दिया यार मैं तो ये बुक लगा रहा हूँ तो तू भी लगा ले, तो वो थोड़ा सा ऐसा भी आता है कि यार ये लगा रहा है तो मैं भी लगा लेता हूँ, कभी मेरे मार्क्स पीछे ना रह जाए। तो ऐसा नहीं करना है। आप अभी के लिए, अगर आपने कर लिया है, सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है 60 to 70%, तो आप 30% जो रहता है वो सिलेबस कंप्लीट करें। और अभी जैसे अपने मॉड्यूल में जो सेक्शन वाइज बना हुआ है उसमें आप टॉपिक वाइज लगा सकते हैं, और जेईई मेन के PYQs ही लगाएं। उससे ज़्यादा कुछ मत लगाओ, क्योंकि उससे ज़्यादा वो आपके लिए हार्मफुल ही हो जाएगा। हाँ, उसी मटेरियल को आप दोबारा कर लो। मान लो कोई बोले कि मैंने टॉपिक वाइज और जेईई मेन के PYQs 5-10 साल के कर लिए, तो आप उसी को दोबारा रिवाइज करने के फॉर्म में लगा लो, अदरवाइज फिर और नया मटेरियल मत लगाओ। क्लियर? मैम जो ये बायोमोलिकुलर चैप्टर तो एकदम NCERT बेस्ड होते हैं मैम, उसमें समझ में नहीं आता NCERT में पढ़े कैसे, मतलब उसे कैसे पढ़ सकते हैं NCERT को, कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, मतलब। जैसे देखो, अपने पास कार्बोहाइड्रेट्स है ना, और विटामिन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, तो उनके स्ट्रक्चर पूछता है या उनमें कायरल सेंटर्स पूछता है। तो पहले आपका काम यही है कि आप उन स्ट्रक्चर्स की लिस्ट बनाओ और उन्हें लिख लिख के याद करो। ग्लूकोज का फार्मूला, फ्रक्टोज का फार्मूला, अमीनो एसिड्स में ग्लाइसिन है, 20 अमीनो एसिड्स हैं। अब आप बोलोगे मैम इतना तो हम याद नहीं कर सकते। देखो, अगर कुछ पाना है तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। मतलब ऐसा थोड़ी ना कि घर बैठे आके तुम्हें एडमिशन दे के जाएंगे कि बेटा लो एडमिशन फॉर्म ले लो, भर के दे जाओ। तो इसीलिए कोशिश करो कि आपको वो जो स्ट्रक्चर है उसमें याद करने का स्ट्रक्चर ही है कि कौन रिड्यूसिंग शुगर है, कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो वो आप स्ट्रक्चर एक जगह लिखकर, एक एग्जाम्पल लिखकर, उन्हें बार बार लिख लिख कर याद करो, वही सवाल बार बार आते हैं। ठीक है, क्लियर? मैम कुछ चैप्टर्स होते हैं तो उनमें क्वेश्चंस भी अच्छे खासे कर लिए हैं, PYQ भी कर लिए हैं, पर मैम कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये चैप्टर हो गया है। हाँ। कभी कभी मतलब मैंने वही चीज़ बोली कि जब मैंने स्टार्ट किया था आज, तो मैंने यही बोला था कि आपको परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है। ठीक है, अपने को ऐसा लगता है कि मैंने सब कर लिया, मैं और क्वेश्चंस लगा लेता हूँ या और बुक कर लेते हैं तो उससे शायद कॉन्फिडेंस आ जाए, बट कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप पेपर में जाकर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं क्वेश्चन, जब आपके मार्क्स आ रहे हैं। मान लो किसी के 190 मार्क्स आ रहे हैं और उसके अगले पेपर में 210 मार्क्स आ जाएंगे, उसने जो भी मेहनत करके अपना 210 बनाया है, तभी कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर जाएगा कि अब की बार 210 आए हैं तो अगली बार 230 भी आ सकते हैं, 250 भी आ सकते हैं। और वो तभी होगा जब हम लोग वही सेम, केमिस्ट्री में एक ही मंत्र है कि सेम मटेरियल को 3-4 बार करो, ताकि आपको वो चीज़ दिमाग में बैठ जाए। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारा मटेरियल लगाते हैं ना, तो मान लो एक क्वेश्चन हमने करा, वही सेम क्वेश्चन पेपर में आ गया, उस टाइम पे तो मेरे से हो गया था, पेपर में मैं भूल गया कि कैसे होना है वो सवाल, उसका याद ही नहीं आ रहा कि कैसे फॉर्मूला मैंने वहाँ लगाया था। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन रहती है। तो उसके लिए यही है कि हम बार बार उसको लगाएंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। और मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा हो सकते हैं, अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो मॉक टेस्ट अच्छे खासे दो,
टेस्ट नहीं छोड़ना है। टेस्ट में मार्क्स आएंगे, टेस्ट दोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। जो भी नालायक बच्चे ये कर रहे हैं कि मैं टेस्ट छोड़कर घर पर बैठ के पढ़ रहा हूँ, वो कोई भी सल्यूशन नहीं है रैंक लाने का। ठीक है? मैम जैसे हम पढ़ाई करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं और हमारे नंबर एक टाइम के बाद जाके स्टक हो जाते हैं, जैसे हमारे 130 140 नंबर आ रहे हैं, फिर उसको कैसे बढ़ाएं हम और? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट एनालिसिस। सुमित टेस्ट एनालिसिस करता है? वेरी गुड। तो वहां पर क्या गड़बड़ आती है? मतलब जब तू क्वेश्चन देखता है कि मेरे नेगेटिव हो रहे होंगे, ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो क्यों हो रहे हैं वो चीज़? क्या प्रॉब्लम है? कंसेप्ट प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम है? नहीं समझ, नहीं पता? देखो कैसे चेक करना है टेस्ट एनालिसिस कैसे होता है। टेस्ट एनालिसिस बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि कैसे करें। हम लोग एक एक क्वेश्चन को चेक करो कि क्यों गलत हुआ है। आप केमिस्ट्री आपने लिया, आपके मान लो 5 सवाल गलत हुए हैं, तो उन 5 सवाल में चेक करो कि क्वेश्चन 1 जो मेरा गलत हुआ है उस टाइम पे, क्या मैंने कंसेप्ट गलत लगाया है, या मैंने सिली मिस्टेक की है, या मेरे को कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है। यही 3-4 गलतियां होंगी, या कंसेप्ट ही नहीं आता, पढ़ के ही नहीं गए थे। अब उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, पढ़ के ही जाना पड़ेगा। तो अपने को ये 3-4 चीज़ें चेक करनी है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता तो आपको कंसेप्ट वो तो पढ़ के जाना है, चैप्टर पढ़ना है, दोबारा रिवाइज करो। अगर आपकी सिली मिस्टेक है, सिली मिस्टेक सबसे मतलब ऐसा होता है ना, सबसे घटिया चीज़ है सिली मिस्टेक, क्योंकि आपको कंसेप्ट भी आता, आपने कैलकुलेशन भी सही की, प्लस का माइनस कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया, मतलब इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो कोशिश करो कि सिली मिस्टेक कम से कम करो, वो प्रैक्टिस करने से आएगी। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ध्यान से पढ़ो, और कैलकुलेशन मिस्टेक भी जो रहेगी वो प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन से ही आएगी। ठीक है? तो हर एक, आपने अगर 3 घंटे पेपर दिया है ना, तो 3 घंटे एनालिसिस में भी लगाओ, ढंग से बैठ के चेक करो। जो एनालिसिस नहीं करते हैं ना, उनको पता ही नहीं चलता है कि मुझे क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है ताकि मेरे मार्क्स बढ़ जाएं। ठीक है सुमित? मैम जैसे आपने कहा कि सिलेबस हमें पूरा करना है अभी, तो जैसे हमने जो मेन चैप्टर है वो पहले पूरे कर लिए, तो जो बाकी चैप्टर उनमें कितना टाइम इन्वेस्ट करें? जैसे डे का हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें, तो मैक्सिमम अगर हम 1 आवर से ज़्यादा उनमें देंगे तो उसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसमें अप्रोक्स कितना टाइम दें? मतलब रिवीजन के लिए कितना टाइम देंगे? रिवीजन के लिए तो ठीक है, पर जो चैप्टर हमें आगे करने हैं, जैसे सोल्ट एनालिसिस चैप्टर है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, पर उसमें कितना टाइम दें आगे? देखो ये चीज़ ना अब उन बच्चों के लिए है, सॉल्ट एनालिसिस है, एस ब्लॉक है, गैसियस स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, वो सब एडवांस का पार्ट है, वो मेंस में आएगा ही नहीं। तो आपके मान लो 120 150 नंबर आ रहे हैं जेई मेंस में, तो आप कोशिश करो कि आप वो चैप्टर्स मत पढ़ो, आप एडवांस की तैयारी मत करो, एडवांस से क्वेश्चंस मत करो, आप अभी सिर्फ जेई मेंस के क्वेश्चंस करो, उसका ही सिलेबस कंप्लीट करो। अगर आपके आ रहे हैं 200-250 मार्क्स जेई मेंस के मोक में, तब आप जेई एडवांस वाले टॉपिक, जैसे आप तैयारी कर रहे हो, जेई एडवांस से क्वेश्चंस कर रहे हो, जेई एडवांस के पीवाईक्यूज लगा रहे हो, या उससे रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं, सॉलिड स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉल्ट एनालिसिस, वो आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप टाइम इन्वेस्ट मत करो उन चैप्टर्स में। आफ्टर जनवरी 4 महीने बहुत होते हैं जेई एडवांस की प्रैक्टिस के लिए। एक बार आप अपना बेसिक कंसेप्ट इंप्रूव कर लोगे तो जेई एडवांस से क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। आपने जनवरी अटेम्प्ट में बहुत अच्छा परसेंटाइल आ गया, 99 आ गया आपका परसेंटाइल, तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होगा कि मैं बहुत अच्छा और भी कर सकता हूँ। क्लियर ये चीज़? किसी का कोई और डाउट नहीं है? चलो ऑल दी बेस्ट, जेई फोड़ के आना। ठीक है?